Good morning, everybody. Welcome to the first lecture of CA Foundation Fast Track. बस बहुत है। हम स्टार्ट करेंगे भाई एक्सपेंडिचर वर्ड से। देखो पहले थोड़ा बेस बिल्डिंग जो मेरा के काम आता है, वैसे तो अगर आपको ध्यान हो ना, ये आईसीआई में एक चैप्टर है अलग से, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट करके। इस चैप्टर में से ना बड़ी बार ट्रू फॉल्स या कई बार वो क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है कौन सा नहीं, तो उस हिसाब से कर लेते हैं फटाफट से। देखो एक्सपेंडिचर वर्ड जब आता है ना, हम बताते हैं भाई एक्सपेंडिचर क्या है, जहां भी कोई अमाउंट आपने इनकर करी है, जहां भी आपने कोई अमाउंट इनकर करी है उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक, अब एक्सपेंडिचर आगे तीन तरह के हैं, हालांकि ज्यादा हमने ध्यान इन दो पे देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई भी नया एसेट आपने बाय करा, परचेज करा, एक्वायर करा, इंस्टॉल करा, पुट टू यूज करा, रेडी फॉर यूज करा, मतलब एसेट नया हो चाहे पुराना हो पर आपके बिजनेस में पहली बार आ रहा है, तो उस पे जो आपने एक्सपेंडिचर करा वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, सीधा बैलेंस शीट में जाता है वो। और एसेट एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में वो तो एक्सपेंडिचर जो लग रहा है वो तो है ही है। मान लो आपने मशीन खरीदी पर मशीन को इंस्टॉल करवाया, रेडी फॉर यूज करवाया, उसे मंगवाने का खर्चा, ये सब भी कैपिटलाइज हो जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, कैपिटलाइज हो जाता है। लिखवाया होगा मेन बुक के अंदर कि ये कैपिटलाइज हो जाता है, बुक्स के अंदर क्या हो जाता है, कैपिटलाइज। ठीक, तो ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जहां भी आपको ये वर्ड दिखे ना, इनहांस हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, यानी नया एसेट आया वो भी कैपिटल, पुराने को इंप्रूव करा, पुराने को इनहांस करा, उस पर भी तो एक्सपेंडिचर लगा, वो सारा एक्सपेंडिचर भी कैपिटल। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं, अब इसमें भी ना ध्यान रखना, भले ये बैलेंस शीट में जाता है लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन लगती है। क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। जितना पोर्शन एक्सपायर होता रहता है, मान लो एसी खरीदा 5 साल लाइफ है, तो एसी की जो कॉस्ट होती है उसे आप 5 साल में एलोकेट करते थे। क्या करते थे, एलोकेट, जिसको बोलते क्या थे, डेप्रिसिएशन। तो एक्सपायर्ड पोर्शन कहां जाता रहता है, P&L। अनएक्सपायर्ड पोर्शन कहां जाता है, बैलेंस शीट। एग्जाम्पल दुनिया भर के, फर्स्ट पढ़ लो। सेकंड इसमें इंटेंजिबल भी आ जाता है, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, बस जहां भी कोई नया एसेट आ रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पुरानी मशीन खरीदी, उसे अगर आप रिपेयर करवाते हो और फिर वो पुट टू यूज होगी अगर, तो वो भी एक्सपेंडिचर। रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर भी कौन सा हो जाएगा, कैपिटल। ये ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट रिवाइज करा देता हूं। एक होती है स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन, यानी आपने अपने बिजनेस का जो ऑफिस है या जो फैक्ट्री है उसका कुछ ऑल्ट्रेशन करा, उसकी बिल्डिंग का। नॉर्मली आप ये सोच के करते हो इससे मेरे बेनिफिट बढ़ेंगे, तो अगर क्वेश्चन सिर्फ बोलता है स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर करा, हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशन करिए अंडर प्रेशर ऑफ लॉ, यानी आपकी ना कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं थी तो म्युनिसिपैलिटी वाले आगे कहते ठीक करो, बुलडोजर लेके आए हैं साथ में, या तो खुद ठीक कर लो वरना चला देंगे, तो ऐसे में जब आप ऑल्ट्रेशन करते हो वो एक्सपेंडिचर से ना कोई इंड्योरिंग बेनिफिट नहीं होता। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खास बात पता क्या होती है, ये पूरा का पूरा P&L में चला जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं मिलते। सारे का सारा पोर्शन, इसके लिए ना हमने एक वर्ड किया था कि एक तो इसको, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है जिसे आप एक्सपेंस बोलते थे, और एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती थी, द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड। याद करो, जो साल में एक्सपायर हो जाएगा वो एक्सपेंस है, जो लॉन्ग टर्म चलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं ना, प्योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा P&L में जाएगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हम क्या बोलते हैं कि भाई एक ही बार में सारा कहां, P&L। तो ऑल्ट्रेशन अगर लॉ की वजह से हो रही है उसका सारा खर्चा P&L में जाएगा, लेकिन अगर ऑल्ट्रेशन एनहांस करने के लिए हो रही है तो उस केस में वो कैपिटलाइज होगा। तो ये ऑल्ट्रेशन का पॉइंट आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने कोई बिल्डिंग बाय करनी है, उसके लिए कोई लीगल चार्जेस आपने स्पेंड करे, तो ये तो एक्विजिशन का ही खर्चा हो गया, ये भी कैपिटलाइज होगा। फिर आपने एक पॉइंट आता है इसके अंदर कि आपने कोई ऐसे एसेट्स खरीदे जिससे आपके वर्किंग खर्चे रिड्यूस होंगे, मतलब जो डे टू डे, जैसे कोई टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा दिया आपने जिससे आपकी डे टू डे के जो खर्चे होने वो लेस हो जाएंगे। या इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल था एक, कि आपके पास गाड़ी है जो पेट्रोल इंजन वाली है, आपने उसके अंदर ई व्हीकल वाली बैटरी फिट करवा दी, या आपने उसे सीएनजी किट में कन्वर्ट कर दिया, सीएनजी किट लगवा दी। बताओ जब सीएनजी किट लगी, क्या बाद में जाके इसमें पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, नहीं होगी, तो वर्किंग खर्चे रिड्यूस होंगे। इस एक्सपेंडिचर को भी क्या नाम दिया जाता है, कैपिटलाइज। ये है पॉइंट नंबर जी, नहीं एफ। और जी क्या है, पुराना एसेट रिप्लेस करके आपने नया एसेट ही लगा दिया। नया भी सेकंड हैंड भी हो सकता है, मान लो ये एसी उतरवा के सेकंड हैंड एसी लग जाए, भाई यहां तो नया एसी आ गया ना, सेकंड हैंड ही हो जाए, दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, एसेट रिप्लेस करने पे एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटलाइज होगा, लेकिन अगर सिर्फ एसेट का पार्ट रिप्लेस होएगा उस पे करा हुआ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होएगा।
दोनों को मिक्स मत कर देना। पार्ट चेंज होता है एसेट का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट ही रिप्लेस हो गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जरा क्या ये सारे के सारे पॉइंट आपको एग्जांपल के समझ में आ गए? भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस वर्ड से रिलेट करना? एक्सपेंस, द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड। बताओ, सैलरी, रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ये सब जो ट्रेडिंग P&L में चली जाती है ना एक बार में, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सब तो इनसे बताओ अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है या सिर्फ मेंटेन होती है? मेंटेन। एंड्योरिंग बेनिफिट कोई नहीं मिलता, एक बार में P&L में चला जाता है। अनएक्सपायर्ड पोर्शन कुछ नहीं होता। एग्जांपल देखो, अगर क्वेश्चन बोलता है मशीन को रिपेयर करवाया रूटीन, आप उसे P&L में ले जाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल वेजेस सैलरी, आप उसे ट्रेडिंग P&L में ले जाते हो। यही वेजेस अगर मशीन की इंस्टॉलेशन की होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इधर आ गई। फिर ये मैंने समझा ही दिया, अगर आपकी ऑलरेडी बिल्डिंग है और उस पर किसी ने सूट फाइल कर दिया कि उसकी है और आप उसे डिफेंड कर रहे हो, ये एसेट को अक्वायर करने का एक्सपेंडिचर नहीं है, उसे मेंटेन बचाने का है, तो ये वाले लीगल चार्जेस क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू P&L। और ये मैंने आपको बताई दी। डेफर्ड रेवेन्यू एक बार सुन लो, वैसे आईसीआई ने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ बुक के अंदर, सिर्फ एक दो आंसर्स में यूज किया हुआ है, तो बता देता हूं। डेफर का मतलब क्या होता है? डिले करना। क्या करना? डिले, पोस्टपोन करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है बोलो? जो एक बार में P&L में चला जाता है। बस इसके आगे ना डेफर वर्ड जब लग गया, इसका मतलब ये होता है ये है रेवेन्यू नेचर का ही, पर हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। यानी P&L में एक बार में इसको हम लेकर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इंड्योरिंग बेनिफिट्स हैं इसके। और ये ना इंड्योरिंग बेनिफिट बोल देते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में ना श्योरिटी कोई नहीं होती। अगर श्योरिटी हो जाती बेनिफिट्स की, फिर तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बन जाता। एक्चुअल में इसे डेफर्ड रेवेन्यू बोलते क्यों है? हमें लगता है कि बेनिफिट हो जाएंगे, पर कंट्रोल नहीं है कोई हमारा। एसेट की डेफिनेशन में ना एक वर्ड होता था कि आप उसे कंट्रोल करते हो, जबकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पता क्या होता है? आपने एक्सपेंडिचर करा, आपको लगता है इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका कंट्रोल कोई नहीं है उस चीज पे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था हैवी एडवर्टीजमेंट। हम क्लास में बात करते थे टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल वालों ने 500 करोड़ दे दिया कि हर जगह टाटा आईपीएल हो जाए, टाटा का नाम चले, या वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल। देखो कितने स्पॉन्सर तो मेरे को याद हैं आईपीएल के। पर एक बात बताऊं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर टाटा का नाम हो गया तो उससे उनकी सेल बढ़ेगी या उससे उनकी ब्रांडिंग, कोई कंट्रोल नहीं है। 500 करोड़ लगाया, बेनिफिट शायद 5 साल तक उन्हें लगता है मिलेगा, बट देयर इज नो कंट्रोल। इसलिए पता है एएस क्या बोलता है? डेफर करो ही ना। अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है, आप उसे डेफर करो ही ना। आप एक ही बार में उसे कब्रिस्तान, याद है ना ट्रेडिंग P&L को हम क्या बोलते थे? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में डाल के दफन कर दो। जो जीवित है वो बैलेंस शीट में, और जो मर गया कब्रिस्तान। हम लोग सारे जीवित हैं, हम बैलेंस शीट में घूम रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम सारे ट्रेडिंग P&L में रात को सोते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, सुबह उठ के आते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। फैक्ट यही है। पर आपको यह समझना है कि इंड्योरिंग बेनिफिट लगते हैं, लेकिन देखो यहां पे मैंने लिखा है AS 26 अलाउ ही नहीं करता कि आप डेफर करो। और इसके सबसे अच्छे एग्जांपल कौन से हैं? यही हैवी एडवर्टीजमेंट या स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। आपने स्टाफ को ट्रेन करा, करोड़ों रुपए लगा दिए स्टाफ को ट्रेन करने में, पर यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। कल को छोड़ के चला जाए, चाहे आपको चाहे दुनिया को, क्या कंट्रोल है? तो एएस क्या बोलता है? हर वो एक्सपेंडिचर जिससे आपको लग रहा है चाहे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, पर कोई एसेट नहीं आ रहा आपके पास, आप उसे एक बार में राइट ऑफ कर दो। पर डेफर्ड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डेफर्ड का कॉन्सेप्ट बोलता है धीरे धीरे राइट ऑफ करो। और बैलेंस शीट में क्या दिखाते रहो? क्या दिखाते रहो बैलेंस शीट में? फिक्टिशियस एसेट। मैं एक बात बता दूं, डेफर्ड का कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है फिक्टिशियस एसेट दिखाओ, जबकि एएस क्या बोलता है? हम ना करें ये चीज। सर हमें कैसे करके आना है? ये गुड क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसका मेन चैप्टर खोलोगे ना, मैंने ना वैसे टर्म डिस्कस भी नहीं करनी थी, मैंने रखी क्यों है नोट्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। उसका रीजन है आईसीआई के जहां ये क्वेश्चन है ना सारे एक्सपेंडिचर वाले, इनमें ना एक पॉइंट दिखा देता हूं जहां पे आईसीआई ने पॉइंट यूज किया हुआ है। आप खोलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 72, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 72। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से मैं डेफर्ड का पॉइंट डिस्कस करता हूं, वरना जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आईसीआई की थ्योरी देखोगे ना, उन्होंने डेफर्ड डिस्कस ही नहीं किया हुआ। पर जहां क्वेश्चन है
वहां चुपचाप से लाके डेफर्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया। दिखाता हूं पॉइंट नंबर 3, 2.5 करोड़ का कंपनसेशन पे किया वर्कर्स को जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट करा है। सुनिएगा क्या होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि भाई जिसने रिटायर होना हो जो अभी, चाहे आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं भी आई, हम आपको कंपनसेट करने को तैयार हैं। ऐसा क्यों? कंपनी को लगता है बंदों की जरूरत नहीं है, जिन्होंने रिटायर होना हो जो लमसम पे करके इनसे पीछा छुड़ा लो। 2.5 करोड़ रुपए देने हैं। अब इन्होंने आंसर पता क्या लिखा, सुनना ध्यान से, बताओ जब आप 2.5 करोड़ दे रहे हो क्या कोई एसेट आ रहा है आपके पास? नो। एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू है, पर आंसर में देखो आईसीआई ने चुपके से आईसीआई ने डेफर वाला आंसर ले दिया कि चाहो तो डेफर कर लो। पता है क्यों? क्योंकि आज 2.5 करोड़ इकट्ठा दे रहे हो ना, अगले कई साल की सैलरी बचाओगे, अगले सालों में बेनिफिट मिल रहा है आपको। हालांकि कंट्रोल कोई नहीं, एसेट कोई नहीं आपके पास, इसलिए आईसीआई ने यहां दुगली बात करके चल रहा है। इसलिए सिर्फ डेफर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं आपके साथ। सिर्फ इस आंसर में आपको दिखेगा डेफर का आंसर, ये आईसीआई का आंसर है। हां, अगर आपके पेपर में एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन आ जाए, स्टाफ ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ जाए, इनको एक ही बार में राइट ऑफ कर देना, इनको डेफर मत करना। सिर्फ ये वाले पॉइंट को डेफर की बात कर लेना कि अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आप इससे क्या कर सकते हो, डेफर। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? हां के ना? क्या एक्सपेंडिचर वाला पेज क्लियर है पूरा? अगर वो एक्सपेंडिचर वाला पेज क्लियर है ना, तो देखो फास्ट ट्रैक बैच है, तो मैं ये चाहूंगा कि घर जाके ना आप एफर्ट्स लगाओ। मैं 1-2 पॉइंट जो अच्छे मुझे दिख रहे हैं मैं वो डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप पढ़ के आना, ठीक है? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, मशीन परचेज करी, इंश्योरेंस पे करा, इंपोर्टेड मशीन पे कस्टम ड्यूटी पे करी, या इवन अगर आप मशीन परचेज करने गए उसके लिए फॉरेन ट्रैवल करना पड़ा, ये भी तो मशीन बाय करने का खर्चा हो गया ना, ये सब कैपिटलाइज होएगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड हो जाएगा? देखो पहले 4 पॉइंट 5 पॉइंट क्लियर है, छठा भी हो गया। देखो फटाफट निगाह मार दो, बाकी घर पे आराम से कर लेना। पेज नंबर है 65, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 6 नंबर 7 नंबर सुन लेना। आपने कोई नया एसेट लेना था, लेकिन आपने दुकानदार को बोला पहले मुझे ट्रायल करवाओ, मैं तब लूंगा एसेट। ट्रायल पे जो खर्चा होएगा ना, अगर कल को वो एसेट आपने बाय कर लिया, वो ट्रायल रन कॉस्ट भी उस एसेट की कॉस्ट में पार्ट जाएगी, कैपिटलाइज होएगी। अच्छा, एक डाउट यहां पे और आ सकता है, सर मान लो ट्रायल लिया, हमें एसेट पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, पर ट्रायल कॉस्ट उसने फिर भी ली, उस केस में फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ध्यान रखना। पता क्यों? क्योंकि एसेट तो आया ही नहीं कोई, फिर उसे राइट ऑफ कर देना एक बार में। क्या सबको पॉइंट नंबर 7 समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन ट्रायल का आ गया ना, अगर तो मशीन ले ली फिर तो ट्रायल कॉस्ट मशीन में ऐड कर दो, अगर वो मशीन बाय नहीं करी फिर ट्रायल कॉस्ट P&L में। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हां के ना? ये था पॉइंट नंबर 7। उसके बाद 8 भी मैं बता चुका हूं, सेकंड हैंड मशीन खरीदी। 9 नंबर, हाँ जी देखो क्वेश्चन में श्योर है कि नहीं है ना, उसके लिए ना क्वेश्चन 2 बार दोबारा पढ़ा करो, सुनना ध्यान से पढ़ो। बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, पता लग रहा है एसेट ले लिया। कई बार ना हमें लगता है कि शायद क्वेश्चन ने क्लियर नहीं करा, पर लैंग्वेज ना कई बार ऐसे लिखी होती है, पता लग रहा होता है यार इस लाइन को मैं ये कैसे मान लूं एसेट बाय नहीं करा। चेक करो, दोबारा पढ़ लो 7 नंबर पॉइंट। क्या लग रहा है पढ़ के कि एसेट बाय नहीं करा? भाई फिर तो लिखेगा ना कि ट्रायल रन करा है पर एसेट बाय नहीं करा, फिर P&L में डाल देना, फिर वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? बोलो, रेवेन्यू। 8 नंबर हो गया, देखो 9 नंबर हो गया, चेक करना जल्दी। 10 और 11 सुनना, ये बताना है। आपने एक लोन लिया, लोन लेकर आपने मशीन बाय करी, व्हाट अबाउट लोन का ब्याज? तो आंसर सुनो क्या है, अगर मशीन पुट टू यूज होगी उसके बाद भी लोन चली जा रहा है, पुट टू यूज के बाद वाला सारा ब्याज P&L में जाता है। लेकिन अगर लोन आपने लिया है, कई बार पता क्या होता है, आप मशीन भी खुद तैयार कर रहे हो, सपोज खुद बना रहे हो मशीन, जब तक मशीन रेडी फॉर यूज नहीं होगी तब तक का सारा ब्याज कैपिटलाइज। ये है पॉइंट नंबर 10 और 11। इन्होंने पुट टू यूज पता कैसे बता रखा है? प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी यानी मशीन पुट टू यूज होगी, अगर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई यानी अभी मशीन पुट टू यूज नहीं हुई। ये है 10 और 11 नंबर। 12 नंबर पढ़ के बताना जल्दी, क्या ये फर्स्ट टाइम वाली रिपेयर है या बाद वाली रिपेयर है? बाद वाली, P&L में डाल दो, रूटीन रिपेयर। बोलो, अभी डिस्कस किया था, पार्ट चेंज हुआ सिर्फ मशीन का, पार्ट रेवेन्यू। अब अच्छे अच्छे बताएंगे सर। अच्छा, जिसमें वर्ड ही मेंटेनेंस दिख गया, मेंटेनेंस, हर साल मेंटेनेंस दे रहे हो, रेवेन्यू।
अब सारे थोड़ी करवाओगे यार, घर से भी पढ़ के आओ, बोलो पढ़ोगे? कल डाउट्स लूंगा मैं, फिर करके आना। देखो 15 मिनट का लेक्चर हुआ है, 20-25 मिनट आप भी घर पे जाके लगाओ यार, तब तो ये फास्ट ट्रैक का बेनिफिट होएगा, वरना तो फिर ये भी मिट्टी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो होमवर्क देखो ये सारा करके आना, ये सारा पेज, ठीक ठीक है। ये जो भी आपके डिस्कशन करने के लिए मैं रेडी हूं, पर आप पढ़ के आओ, वरना फायदा नहीं। तो लगे आज सर आप रिसीट्स करा दो, हाँ ये बात अच्छी लगी मुझे आपकी, रिसीट्स। आ जाओ रिसीट्स पे जल्दी, बेस बिल्डिंग के अंदर ही आए थे, रिसीट्स के अंदर आ जाओ। अच्छा है कि ये ना थ्योरी का क्वेश्चन कर लेना पक्का, ये इस चैप्टर का थ्योरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वाला। क्वेश्चन क्या सुनो, किन चीजों को ध्यान रख के आप डिस्टिंग्विश करते हो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? ये ना मैं हर बैच में बताता हूं, बच्चों के साथ कलोल हो जाती है। बच्चा ना ये वर्ड देखता है भावुक होके, और वही बचपन, अच्छा डिस्टिंग्विश मांगा है, मारी लाइन सेंटर में कैपिटल रेवेन्यू डिस्टिंग्विश करने बैठ गया। आईसीआई को ये डिस्टिंग्विश का आंसर नहीं चाहिए, आईसीआई को कंसीडरेशंस चाहिए, यानी फैक्टर्स चाहिए जिसके बेस पे आप डिस्टिंग्विश करते हो। तो आंसर ये चलेगा, चाहे डिटर्मिनिंग के नाम से क्वेश्चन आ जाए, चाहे डिस्टिंग्विशिंग। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर में, कई बार। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। भाई अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूं तो फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक है, स्टॉक है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर का डीलर नहीं हूं, जीके इंस्टीट्यूट के लिए फर्नीचर क्या है बोलो? एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पेपर में जीके इंस्टीट्यूट मत लिख के आना, पता लगे कुछ ज्यादा ही भावुक होकर पढ़ लो। सुन रहे हो? थोड़ा अपने आप मोल्ड कर लेना आंसर को। ये फर्स्ट है। दूसरा बताओ नॉर्मली क्या होता है? अगर कोई एक्सपेंडिचर बार बार होता है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन अगर कभी कभार होता है तो जनरली वो कैपिटल। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा पर्पस क्या है? पर्पस तो यहां अच्छे से करा ना, अगर इनमें से कोई पर्पस है एक्सपेंडिचर का तो कैपिटल है, अगर ये वाला पर्पस है तो रेवेन्यू। ये अगला फैक्टर है। और आखिरी के ये भी सुन लो, मटेरियलिटी। सुनिएगा, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम्पल लिया हुआ क्लास में कैलकुलेटर का, याद करो कि कैलकुलेटर की लाइफ लंबी होती है, होता भी यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी आप 100 रुपए के या 200 रुपए के कैलकुलेटर को बैलेंस शीट में नहीं लेकर आते, बिकॉज उसकी अमाउंट मटेरियल नहीं है। तो भले ही उसके सारे कैरेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले पूरे हो रहे हैं, पर फिर भी आप उसे क्या मान लेते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मटेरियलिटी भी देखनी पड़ती है आइटम की। ये भी एक क्या बन गया? फैक्टर। अब आ जाओ रिसीट्स पे, अब आ जाओ रिसीट्स पे। सुनिएगा, वो रिसीट्स, अच्छा रिसीट्स होती क्या है? जो पैसा आ गया बिजनेस में, रिसीव्ड और रिसीवेबल, दैट इज अ रिसीट। अब सुनो, कैपिटल रिसीट जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, और रेवेन्यू रिसीट, आप समझदार ही हो, क्या ऐसे जिंदगी चलती है? थम जाती है जिंदगी। तो हमें एक तो समझना पड़ेगा, कौन सा समझ रहे हैं हम? यहां पे मैंने एक तो रेवेन्यू रिसीट लिख दी आपके लिए कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस से आपको रिसीव होता है, जैसे सेल करना सामान, या हम जो आपको पढ़ाते हैं उससे जो रेवेन्यू आता है, वो हमारा रेवेन्यू रिसीट है। इवन अदर इनकम भी, अदर इनकम क्या? एफडी करा रखी है उसका ब्याज, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट। पी&एल में जाती है ना। शेयर ले रखे हैं उसका डिविडेंड, डिविडेंड भी कहां जाएगा? पी&एल। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा रखा है, रेंट भी रेवेन्यू रिसीट। इनकम है, जो भी इनकम स्टेटमेंट में आ गया वो रेवेन्यू रिसीट है। अच्छा, और समझने के लिए ना मैंने यहां पे आपके लिए ना कैपिटल रिसीट में एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख के दिया है, जिस भी रिसीट से इन दोनों में से कोई चीज हो रही है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही है, वो रिसीट भी कैपिटल रिसीट है। और ये रिसीट खासकर पता है किसको अफेक्ट करती है? बैलेंस शीट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन बोरो करा, पैसा तो वहां भी आया है, तो वो भी रिसीट, बट क्या इनमें से रिसीट है? वो नहीं। इससे क्या बढ़ रही है आपकी? लायबिलिटी। अच्छा, लोन चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो, लोन चाहे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो, इट इज अ कैपिटल रिसीट। लायबिलिटी बढ़ गई ना, पैसा आया, लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसीट। या फिर पैसा आया, आपका फिक्स्ड एसेट गायब हो गया बैलेंस शीट में से। फॉर एग्जांपल मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, प्रोजेक्टर बेच दिया, बताओ प्रोजेक्टर गया बैलेंस शीट से और बदले में पैसा आ गया। या इवन इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट में फर्क बताया था कि फिक्स एसेट आप यूज के लिए रखते हो बिजनेस के अंदर, जबकि इन्वेस्टमेंट तो ऐसी कर दी। इसे ऐसे याद रखो, शहर के बाहर प्लॉट लेके रख लिया, उसमें बिजनेस नहीं कर रहे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस करने के लिए प्लॉट खरीदा, वो लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, फिक्स एसेट है। दोनों में फर्क होता है।
आप +2 की अपनी बैलेंस शीट भी जाके रिवाइज करना, अगर आपने टीएस गरेवाल की बुक संभाल के रखी हुई है पार्टनरशिप, उसमें जितने क्वेश्चन है ना, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स अलग से दिखती हैं। इन्वेस्टमेंट का अलग हेड होता था, याद करो, हां कि ना। तो अगर फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट गिर रही है, बताओ, क्वेश्चन आया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आ गया, बताओ पैसा आने से इन्वेस्टमेंट गई, कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ मशीनरी, पैसा आया, मशीन गई, कैपिटल रिसीट। सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू रिसीट, ये तो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। सेल ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू रिसीट। क्या आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? देखो जरा, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। अब एग्जांपल देखते हैं इसके फटाफट। बोलो, पहला एग्जांपल क्लियर है? लोन जहां लिखा गया ना, जान के उलझाने के लिए आईसीएम क्या करेगा, लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। बच्चा वर्किंग कैपिटल देख के भावुक हो जाता है, अच्छा वर्किंग कैपिटल डे टू डे, चलो रेवेन्यू रिसीट। गलत, लोन तो लोन है, लोन तो, बोलो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड सिंपल है। थर्ड देखो, इसे कभी आपने P&L में नहीं दिखाया, सिक्योरिटी प्रीमियम को सीधा बैलेंस शीट में लेके जाते रहे हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। फोर्थ, चाहे एसेट बेच के पैसा मिले, चाहे एसेट डिस्ट्रॉय होके, सो डिस्ट्रॉय होके कौन पैसा देता है? इंश्योरेंस या स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट, बता दिया। नेक्स्ट, बता दिया। नेक्स्ट, ये सुनो, आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, अगर ग्रांट मिली है डे टू डे खर्चे करने के लिए, फिर वो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट बनती है। लेकिन अगर ग्रांट मिली है कोई फिक्स्ड एसेट्स को बाय करने के लिए, ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह दिखानी पड़ती है, और इसके अगेंस्ट फिर एसेट बाय करना पड़ता है, ये होती है आपकी कैपिटल रिसीट। सेकंड लास्ट पॉइंट, एक एनपीओ वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे एक पॉइंट आता था एंट्रेंस फी, कि मेंबर से एंट्रेंस फी ले ली, तो कई क्वेश्चन बोलते थे एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर दो, कई क्वेश्चन बोलते थे एंट्रेंस फी को हम P&L में दिखा, इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ये कई क्वेश्चन तो और कहते थे 50-50 कर दो। इस चैप्टर में ना अगर क्वेश्चन स्टैंड अलोन आता है कि बताओ जी इनिशियल फीस या एंट्रेंस फीस का क्या करना है, आप उसे कैपिटल रिसीट बोल के आना, उस चैप्टर में उस चैप्टर के हिसाब से चलना। लॉजिक है ना, ये हर रोज थोड़ी लेनी है, वन टाइम लेनी है, और बदले में सर्विसेज देनी है उस मेंबर को, इसलिए इसको लायबिलिटी में दिखा देते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, बोलो क्लियर है? गति अगर थोड़ी तेज लगे तो बता देना, थोड़ा ऐसे ऐसे इशारा कर देना, बस मैं समझ जाऊंगा। तेज तो नहीं है, फिर फास्ट ट्रैक क्या हुआ? ठीक है स्पीड, मतलब ना फास्ट ना स्लो, स्लो नहीं होनी चाहिए वरना रह जाएंगे रिवीजन के मामले में, पेपर तो चलो कर ही लेंगे। अच्छा बोलो, ये क्लियर है दोनों पॉइंट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आना चाहिए भैया ट्रेडिंग P&L पे। ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, सुनना। सपोज आपको क्वेश्चन बोलता है डेटर से पैसा रिसीव हुआ, बच्चा कहता है ठीक है मैं एंट्री बना के देखता हूं, क्या एंट्री होती है? कैश टू डेटर, हाँ के ना भाई, हाँ के ना? अच्छा, बच्चा अब अपना ना तेज दिमाग लगाता है, बच्चा बोलता है अरे ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है, हाँ ये तो दोनों ही पॉइंट बैलेंस शीट के हैं, कैपिटल रिसीट। गलत हो जाएगा, पता क्यों? ये डेटर से जो पैसा मिला ना, पहले डेटर को सेल करी हुई है, बताओ उससे पहले एंट्री क्या हुई होगी? डेटर टू सेल, हाँ कि ना? पहली एंट्री डेटर टू सेल, दूसरी एंट्री कैश टू डेटर, डेटर कट गए, नेट एंट्री कैश टू सेल है। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट P&L में ही है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही है इसका। सिमिलरली एक एंट्री और सोचो, बिल का पैसा कलेक्ट कर लिया डेटर से, यहां भी बच्चा एंट्री बनेगा कैश टू BR, कैश नाम का एसेट बढ़ा, BR नाम का एसेट गिरा, हाँ के ना? हाँ के ना? हुई दोनों आइटम बैलेंस शीट की, क्या ऐसे चलेगी जिंदगी? बताओ, ये कैश टू BR तक पहुंचने के लिए पहले क्या हुआ होगा? डेटर टू सेल पहली एंट्री, दूसरी एंट्री BR टू डेटर, तीसरी एंट्री कैश टू BR डेटर सब कट गए आपस में, नेट एंट्री पता क्या है? कैश टू सेल। बताओ सेल कहां की आइटम है? ट्रेडिंग, हाँ के ना? तो ये जो मैंने गहराई में लिखा है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये नोट्स ना, ये नोट्स नहीं है, किताबी बातें नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस लिखा हुआ है यहां पे। इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया, बेस तो बढ़िया बनी जाना। नाम ऐसे ही रखा बेस बिल्डिंग, पेपर में नंबर आ जाए वो तो बोनस है, पर बेस तो अच्छा होना चाहिए, या उल्टा कह लो पेपर में नंबर तो अच्छे आ ही जाए, बेस अच्छा हो तो बोनस है। बच्चा करा कमाल है यार।
समझ रहे हो मेरी बात। इनडायरेक्ट इफेक्ट भी अगर किसी का किस पे आ गया, इनकम स्टेटमेंट, तो वो रिसीट भी कौन सी है, रेवेन्यू। देखो कौन कौन से पॉइंट हो गए, फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चेक करो, बोलो क्लियर है। अगला भी पढ़ लो फिर, बोलो क्लियर है। ये ब्याज भी तो पी&एल में जाता है। अच्छा नेक्स्ट सुनो, इंटरेस्टिंग सर, हमारी बुक में ना एक ऋषभ नाम का व्यक्ति है, बुक्स में क्वेश्चन में है कि ऋषभ के बैड डेट हो गए, पहले ऋषभ को सेल करी फिर बैड डेट हो गए, बताओ पहली एंट्री क्या होगी, आर टू सेल, बोलो, मान लेते हैं 10,000। दूसरी एंट्री मान लेते हैं उसने कुछ पैसे दे दिए, कुछ रह गए, कैश डेबिट, बैड डेट डेबिट टू आर, यस और नो, 6,000 दे दिया, 4,000 रह गया, 10,000 का ऋषभ कैंसल, हाँ के ना, ऋषभ कैंसल, बोलो पेंसिल, ऋषभ कैंसिल, ये तो हो गया। अच्छा बाद में जाके कभी ऋषभ जाग गया, कहता यार मैंने बैड डेट करे थे आपके, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूं। मैंने कहा ओके आ जा भाई, कैश डेबिट, बोलो टू ऋषभ कर दूं, टू ऋषभ कर दूं। अगर ये टू ऋषभ कर दिया ना, अगर टू ऋषभ कर दिया, ऋषभ लाइबिलिटी बन जाएगा आपकी बुक्स के अंदर। भैया उम्मीद कर रहा हूं जर्नल के रूल आपने अच्छे से करे हैं। ये कहां गया ऋषभ, ये रहा, हाँ ऋषभ नाम की लाइबिलिटी बन जाएगी, इसलिए आप यहां पे ऋषभ ना करके ना आर के आगे बीडी और लगा देते हो, अकाउंट अलग बन जाता है, बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट। बताओ अगर रारे को डाल देते आप, वो तो बैलेंस शीट में चला जाता, वो बन जाती रेवेन्यू कैपिटल रिसीट शायद, लेकिन अब तो आप बीडीआर डाल रहे हो ना, बीडीआर तो जाता ही कहां पे है, P&L, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। और ये पॉइंट तो याद करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी है पॉइंट, बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की चर्चा हुई है तो एक बात और याद करो, याद है अगर आप कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट बोल देते हो, या रेवेन्यू रिसीट को कैपिटल रिसीट बोल देते हो, या अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हो, या फिर कैपिटल ये सब कुछ कर लेते हो, ये सब क्या होता है, बोलो एरर ऑफ प्रिंसिपल। याद आया कि नहीं आया, कुछ भी करने का अकाउंट्स में एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करने का। कौन से वाला प्रिंसिपल है, PLE वाला, सिद्धांतों की गलती। इसीलिए फर्स्ट लेक्चर ही मैंने सिद्धांतों से शुरू करा है कि सिद्धांत तो अच्छे हों ताकि हमारा जिंदगी में क्या ना हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो देखो जरा, क्या सबको ये रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्यों रेवेन्यू रिसीट है। बाकी दो पढ़ो, बताओ मशीन डैमेज होती है उसके अगेंस्ट क्लेम मिलता है, वो कैपिटल रिसीट है, लेकिन अगर गुड्स डैमेज हुए उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो रेवेन्यू रिसीट है। और लास्ट पॉइंट तो मैंने ग्रांट्स के साथ ही बता दिया था। बताइए क्या रिसीट्स वर्ड आपको क्लियर हुआ। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वैसे रखनी नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन लाइफ में, इट हर्ट्स, बट स्टिल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया चैप्टर कर दो सारा, छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, रिवाइज करो, कुछ नहीं है, 4-5 पन्ने हैं, 1-1.5 तो मैंने पढ़ा भी दिया। मेन क्या कर लेना, पक्का पक्का, जो पक्का पक्का कर लेना वो एक तो देखो ये वाला आंसर पढ़ लेना, दोबारा पढ़ना हुआ मैंने वहां शॉर्ट में तो डिस्कस कर ही दिया, डिस्टिंक्शन वाला, ठीक है। फिर ये वाले सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए भैया, जितने यहां पे लिखे कि क्यों किसको कैपिटल बोल रहे हैं, क्यों किसको रेवेन्यू बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं चाहे चैप्टर 2 नंबर का है चाहे 4 नंबर का है, हमने हर जगह से लीकेज को सील करके चलना है। बात सिंपल है, 2-2, 4-4 नंबर भी मायने रखते हैं, यस और नो। ये सारा पेज करिए, ठीक, और ये रिसीट्स का तो यहां पे ये ज्यादा कुछ नहीं है, और उसके बाद ना सीधा ये वाले क्वेश्चन तो जरूर करना, स्टडी मैट वाले। वैसे एक बात बोलूं, अगर वो 2-3 पन्ने आपने अच्छे से पढ़ लिए जो पहले दे रखे हैं, तो इसमें आपकी तसल्ली वैसी हो जाएगी। 1-2 पॉइंट जो मुझे बताने हैं वो सुन लो। ये ओवरहॉल वगैरह अगर वर्ड आता है ना, खासकर सेकंड हैंड का, तो समझ लेना ये पुट टू यूज का ही है, कि उसकी आप पहले पूरी मरम्मत करवा रहे हो ताकि वो रेडी फॉर यूज हो पाए। जैसे होता है ना पुराना लेके पहले मैं तैयार करवा लूंगा फिर चलाऊंगा, ये वो चीज है, ठीक है। और एक आधी बात सुनना जो मुझे बतानी है, यहां पे ना एक पॉइंट है मैंने अंडरलाइन भी किया था, मनी पेड टू MTNL, है ना। तो यहां पे ना मेरी बात सुनो, अगर तो ये पेड वर्ड लिख के आता है कि इंस्टॉल करवाया आपने फोन और पे कर दिया, फिर पढ़ के लगता है खर्चा है मेरा, पे कर दिया खत्म, लेकिन आंसर ICAI ने डिपॉजिटेड से कर रखा है। चेक करो नीचे आंसर में डिपॉजिटेड वर्ड है, इसके हाईलाइट भी करवाया हो शायद आपको। जब डिपॉजिटेड वर्ड आ गया ना, फिर तो मतलब जमे। और एक बात ध्यान सुनना, अगर मेरा पैसा कहीं जमे
दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर आइटम। इसके कई 2-3 एग्जांपल सुन लो। मैंने अपने सप्लायर को एडवांस दे दिया, मैंने अपने सप्लायर को, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। मैंने अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे एडवांस दे दिया, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। मैंने सिक्योरिटी का पैसा जमा करा दिया, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। अब ये वैसे आईसीआई को ठीक करना चाहिए, या तो क्वेश्चन में भी डिपॉजिटेड होना चाहिए या आंसर भी पेड से होना चाहिए, बट जो है मैंने आपके सामने दिखा दिया। सर हमें पेपर में कैसे करना, अगर हमारे पेपर में ये आ जाए, दोनों ऑल्टरनेटिव लिखाओ, मेन आंसर उससे लिखाओ जो क्वेश्चन में है, ऑल्टरनेटिवली अगर हम ये मान ले तो ये हो सकता है, सबसे सेफ तो यही है। पर आईसीआई ने क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, पेड, आंसर में क्या डाला हुआ है, डिपॉजिटेड। मेरे ख्याल ये देखो दिवाली एडवांस मैंने बता दिया आपको, ये मनी एडवांस टू सप्लायर बता दिया, ठीक है। एक आधा पॉइंट में और जो मुझे निगाह में दिखता है मैं वो बता देता हूं, बाकी तो आप अपनी तसल्ली करिएगा घर पे। अच्छा ये सुनना, ये वाला पॉइंट सुनना, कई बार क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ इस चीज पे ध्यान देता है जो नीचे लिखा है। प्लीज बी केयरफुल, ऊपर की लाइन की डेट भी ध्यान से पढ़ना। जैसे देखो थर्ड पॉइंट अगर मैं पढ़ रहा हूं फायर इंश्योरेंस, तो बच्चा कहता है इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात ध्यान सुनना, ये जनवरी को पे करा है ना, और पूरे साल का है, वो ना एक बारीकी का पॉइंट पूछ गया आपसे। सोचो अगर 1 जनवरी को आपने 1 साल का प्रीमियम पे करा है, तो ये तो 31 दिसंबर तक का प्रीमियम हो गया, और आपका तो ईयर एंड हो रहा है 30 जून को। बताओ जनवरी से लेकर जून कितने महीने हुए, 6 महीने इस साल का खर्चा है। बाकी 6 महीने को ना आप ये नहीं बोलोगे कि इस ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे पता नाम क्या बोलते हो आप, प्रीपेड। तो आंसर दिखाता हूं, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा होगा होपफुली, ये देखो कि आधा तो इस साल का है, आधा प्रीपेड है, इसलिए सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही रेवेन्यू है। सुनना, जो इस साल का अंदर एक्सपायर हो रहा है उसे बोलना रेवेन्यू एक्सपेंस, बाकी बोल देना प्रीपेड, बाकी बोल देना। गलती क्या करता है बच्चा, सिर्फ थर्ड पॉइंट पढ़ता है, ऊपर के साथ रिलेट ही नहीं करता। और मैं आपको बता रहा हूं आईसीआई चुन चुन के ऐसे पॉइंट डालता है जिससे बाद में बंदे को यही रियलाइज होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस मुहावरे पूरे करते रहा करो तुम। पर क्या ये मुहावरा समझ में आया? आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट ये सुन लो, एक ना ये मशीन बुक वैल्यू है 10 लाख, बेची है 12 लाख में, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सुनना। देखो एक बात तो पक्की है, मशीन बिकी है तो इससे जो रसीट आएगी वो कैपिटल रसीट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसका आईसीआई ने ना प्रॉपर सोल्यूशन दिया ही नहीं बच्चे को। मैं आपको भी गोलीबाजी वाला काम ही कराऊंगा जो आईसीआई ने करा हुआ है। 10 लाख की मशीन 12 लाख में बिकी है ना, एक बात तो पक्की है, जो पैसा आएगा उसे आप कैपिटल रसीट का नाम दोगे। लेकिन यहां बच्चा बोलेगा सर इसकी एंट्री तो ना ऐसे होती है, सर हमने एंट्री सीखी है, कैश काउंट डेबिट 12 लाख, टू मशीनरी काउंट 10 लाख और टू प्रॉफिट ऑन सेल, यस और नो, ऐसी डलती है एंट्री। अब बच्चा कहेगा सर ये तो माना बैलेंस शीट में इफेक्ट आ रहा है, लेकिन जो नीचे वाला 2 लाख है उसका इफेक्ट तो पी&एल में आ रहा है। सर फिर 2 लाख को रेवेन्यू रिसीट बोल दूं? आप आंसर पढ़ो, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, पता क्या लिखा है, बस 12 इन्होंने लिखा कैपिटल रिसीट है, आगे बोलते बस 2 लाख का प्रॉफिट है, वो 2 लाख के प्रॉफिट का कोई रिसीट का नाम ही नहीं दिया, चेक कर लो। सर हम कैसे करेंगे? डिट्टो। तुम क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों आग से खेल रहे हो? सर पर बता तो दो कैपिटल रिसीट होती है कि रेवेन्यू रिसीट होती है। छोड़ो, ये ना इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, ये तो बुक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो आप, इसलिए आईसीआई ने छेड़ा नहीं हुआ इसको। आप भी इतना ही कराना कि रिसीट कौन सी, कैपिटल, हालांकि 2 लाख का प्रॉफिट है, उसके बारे में कुछ मत बोलना। बारीकी के पॉइंट चुन चुन के आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि ये अपने आप भी आप पढ़ोगे ना मिस हो जाते, स्किप हो जाते। पर अब ये नहीं कि बस जो मैं चुन चुन के करवा रहा हूं बस वही करना है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी अपनी एफर्ट खुद भी लगाओ। बोलो क्या सबको ये पॉइंट नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट? अच्छा चौथा और सुन लो फिर, 5 लाख की अमाउंट रिसीव हुई है एफडी मैच्योर होने पे। अच्छा बताओ एफडी, पहले मैं आपसे पूछता हूं एफडी फिक्स्ड एसेट होता है या करंट एसेट होता है? बोलो।
फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट? अब देखो फंस गए ना आप मेरे क्वेश्चन में, आपको फिक्स्ड वर्ड दिखा, चल भाई फिक्स्ड एसेट। फिर ऐसे तो मुझे ना एक बार बताओ, क्या ये फिक्स्ड वर्ड देख के आप डिसाइड करोगे फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? एफडी है, मेरी बात सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसे आप बिजनेस में यूज करते हो। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट होती है वैसे आपकी, ये फिक्स्ड डिपॉजिट, सॉरी, एफडी इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहे इसे फिक्स्ड एसेट बोल लो चाहे इन्वेस्टमेंट बोल लो, क्योंकि दोनों में रिसीट कैपिटल रिसीट होती है। पर आपको लॉजिकली तो पता होना चाहिए, अगर जीके इंस्टीट्यूट एफडी करवाता है, हम उसे थोड़ी बोलते हैं हमारा फिक्स्ड एसेट है, हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। वो बात अलग है, चाहे एफडी को आप फिक्स्ड एसेट बोल लो चाहे इन्वेस्टमेंट बोल लो, दोनों केस में इसके मैच्योर होने पे जो पैसा आएगा ना उसे आप कैपिटल रिसीट बोलोगे। पर आपका सबका आंसर गलत हुआ जब आपने एफडी को क्या बोल दिया? फिक्स्ड एसेट। एफडी इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट यार, एफडी इन्वेस्टमेंट्स में नजर आएगी। कहां नजर आएगी? और जो एफडी पे ब्याज आएगा, जो एफडी पे ब्याज आएगा, पी एंड एल, रेवेन्यू रिसीट। कई बच्चे तो ये भी गड़बड़ कर देते हैं, अच्छा ब्याज आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अबे रिसीट है। ये भी गलती होती है, हम टेस्ट में देखते हैं ना, कई बार क्वेश्चन के ऊपर लिखा था आइडेंटिफाई आइटम वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू, ये लिखा होता है कल्ला। बच्चा एक्सपेंडिचर वाले को रिसीट लिख रहा है, रिसीट वाले को एक्सपेंडिचर लिख रहा है। ध्यान से पढ़ा करो कि रिसीट का पॉइंट है कि एक्सपेंडिचर का पॉइंट है। बताओ, ब्याज पे करोगे तो एक्सपेंडिचर है, ब्याज रिसीव करोगे तो रिसीट है। ये कौन सी एफडी है जिसमें साथ में ब्याज दे रहे हो आप? अगर आप ब्याज को एक्सपेंडिचर बोल रहे हो, ब्याज इज अ रिसीट। चेक करो क्या सबको पॉइंट नंबर 4 का आंसर समझ में आ रहा है? 4 का आंसर, मेरे को अगर देखते रहोगे मैं तो और करवाता रहूंगा, इसलिए मैं अब कंट्रोल करूंगा कि बस थोड़ा सा बच्चे खुद भी करें, ठीक है। बाकी एक बार वैसे निगाह मार लेते हैं और क्या क्या है इस चैप्टर में। कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा एक काम करना, 9 नंबर एमसीक्यू करना, 9 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से, 9 नंबर का आंसर जल्दी से बताओ। पहले दो, अच्छा पहले लास्ट लाइन पढ़ के बताओ। क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर मांग रहा है कि रेवेन्यू? देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। लास्ट लाइन पढ़ के बताना क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू मांग रहा है या रेवेन्यू की या दोनों की? बोलो बोलो बोलो। जब भी क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं ना, अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, मतलब वो खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड क्या यूज होता है? कैपिटलाइज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए वर्ड क्या यूज होता है? एक्सपेंस्ड। अब जरा बताइए कितना कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है क्वेश्चन में? मैं पूछता हूं, बोलो 25,000 कैपिटल या रेवेन्यू? बोलो बोलो। वो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना ब्रैकेट, प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग का मतलब पता क्या है? पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर या व्हाइट वॉश करवाया है, ये मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अच्छा जिस भी जगह पे आपको वर्ड क्या दिख जाए, बोलो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। एक्सटेंशन का खर्चा है ना, तो इसे कैपिटलाइज कर देना। और ये भी वर्ड दिख रहा है ये, बोलो कैपिटल, यानी इन दोनों का जोड़ आपका आंसर आएगा। 30,000 इज द राइट आंसर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स का थर्ड ट्रू देखना, थर्ड ट्रू फॉल्स, थर्ड पढ़ना। बोलो एक लॉयर को फीस दी है आपने क्योंकि आप एक सूट को डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री है ना वो प्लेंटिव कह रहा है उसके लैंड पे है। जरा पहले क्वेश्चन पढ़ो, हो क्या रहा है, तुम कौन हो पहले ये समझना। एक बार मैंने बैच में पूछा प्लेंटिव कौन होता है, वैसे इसमें स्पेस नहीं होती, पता नहीं स्पेस कहां से आ गई, इकट्ठा वर्ड है, प्लेंटिव बन गया, पर कोई नहीं, प्लेंटिव आंसर आया मेरे पास। मैंने कहा प्लेंटिव क्या होता है? बच्चा कहता किसान। मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी, वो पेजेंट होता है, एक वर्ड नहीं होता बचपन में, पता नहीं कुछ ऐसा वर्ड होता था, कहीं का भी ज्ञान कहीं भी लग रहा है बच्चे का। प्लेंटिव कौन होता है? जो केस ठोकता है। अब जरा पढ़ के बताओ लाइन, आप इस क्वेश्चन में प्लेंटिव हो या आप डिफेंडेंट हो? पहले बताओ, चेक करो। आप डिफेंडेंट हो, चेक करो, डिफेंड कर रहे हो आप सूट, आप पे करके, हालांकि फीस वो भी पे कर रहा होगा, पर उसके एंगल से नहीं पूछा हुआ, आपके एंगल से पूछा हुआ है। अब ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के, क्या बिल्डिंग हासिल करने के लिए लीगल फीस पे कर रहे हो या बिल्डिंग को बचाने के लिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
क्या सबको पॉइंट नंबर 3 समझ में आ रहा है? हाँ के ना? तो ये चैप्टर तो हुआ कंप्लीट। वापस बेस बिल्डिंग पे आओ और जल्दी से, अच्छा ये कुछ थ्योरी है, मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं। इसको आप घर से ना वो पढ़ना हो तो वो वाला चैप्टर है, एक प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है पूरा। इसको वैसे भी थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इसमें से आता है। एक तो क्वेश्चन है इसके अंदर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, याद है ना? जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। क्या मतलब होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस का? यूजर्स ये मान के चलते हैं कि इन असम्पशंस को फॉलो करके काउंटिंग करी गई है। इनको अलग से यूजर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये सब फॉलो करा है। हां, इनमें से अगर कुछ नहीं फॉलो हो रहा वो बताना पड़ेगा। सर तीनों जल्दी जल्दी बता दो। गोइंग कंसर्न, नियर फ्यूचर में हमारी कोई इंटेंशन नहीं कि हम बिजनेस को बंद करेंगे या बिजनेस को बेचेंगे, तो बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सोचो अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म चल रहा है, इसीलिए तो हम लॉन्ग ये कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर बिजनेस बंद ही होने वाला हो, फिर काहे की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट इसीलिए आते हैं क्योंकि बिजनेस लंबा टाइम चलना है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा ना, मैंने शुरू में डिस्कस किया हुआ है, यहां भी बता देता हूं। बताओ जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं, क्या हमने बेचने के लिए रखे होते हैं, यूज करने के लिए? यूज। बताओ बिजनेस बंद करने के लिए रखा हुआ है, चलाने के लिए? बिजनेस चलाने के लिए रखा हुआ है। फिक्स एसेट यूज करने के लिए रखे हुए हैं, इसलिए फिक्स एसेट को हम कभी मार्केट वैल्यू पे नहीं लेकर आते। वरना ये लोग आलोचना करते हैं अकाउंट्स की कि यार एसेट तो आते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर, पर इनकी आज की वैल्यू तो दिखती नहीं। मैं कहता हूं क्यों दिखाऊं? बिजनेस मैंने बंद नहीं करना है, एसेट मैंने बेचना नहीं, मैं उसे बुक वैल्यू पे चलाऊंगा। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस डेप्थ, मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो। हां, जिसे बेचने के लिए रखा है ना स्टॉक, उसे लेके आता हूं एनआरवी पे। अगर एनआरवी गिर जाती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये चीज कभी मशीन पे तो लगाई नहीं, ये चीज कभी बिल्डिंग पे तो लगाई नहीं, ये चीज कभी प्रोजेक्टर या जो भी आपके फिक्स एसेट हैं वहां क्यों नहीं लगती? गोइंग कंसर्न। ये है एप्लीकेशन नंबर 2। चेक करो क्या दोनों क्लियर है? दूसरा असम्पशन कंसिस्टेंसी। क्या होता है कंसिस्टेंसी? यूनिफॉर्मिटी। अगर हम कुछ नहीं बता रहे तो हमारी तरफ से असम्पशन है कि हमने जो प्रिंसिपल्स या जो पॉलिसीज या जो मेथड हमने अप्लाई करे हैं पिछले साल, अगले साल में हम वही अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्मली। अगर लास्ट ईयर फीफो अप्लाई किया था इन्वेंट्री का, तो अगले साल ये नहीं वेटेड एवरेज लगाना शुरू कर दिया या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस लगाना शुरू कर दिया। अगर लास्ट ईयर एसएलएम लगाया था डेप्रिसिएशन का, तो अगले साल भी एसएलएम। पर कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर कहीं पे आपको चेंज करना पड़ता है, 3 केस ऐसे बता रखे हैं जहां चेंज करना पड़ सकता है। पहला, लॉ से कंप्लायंस। अगर लॉ बोल रहा है ऐसे दिखाने हैं या ये मेथड लगाने हैं, आप गलत थोड़ी करोगे। और अगर गलत कर रहे थे, अगली बार ठीक कर दो, चाहे उसकी वजह से मेथड चेंज ही क्यों ना करना पड़े। बताओ एएस और लॉ सेम होता है, अलग अलग होते हैं? अलग अलग। एएस तो आईसीआई ने बनाए हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जबकि लॉ तो पार्लियामेंट में एक्ट की तरह पास होता है। तो दूसरा पॉइंट है कंप्लायंस विद एएस, देखा? और तीसरा क्या है? आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार जिस तरह मैं कर रहा हूं गलत है और बेटर हो सकता है, चाहे फिर उसके लिए आपको अपना मेथड चेंज करना पड़े। देखो जरा, कंसिस्टेंसी क्लियर है? कंसिस्टेंसी होगी तो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बेटर होगी यूजर्स की, और इंफॉर्मेशन की कंपेरेबिलिटी भी बेटर होगी। वो तो सिंपल सा ही पॉइंट है। और तीसरा तो भैया ये तो फाउंडेशन है अकाउंट्स की, एक्रूवल, जो क्या बोलता है जैसे ही ट्रांजैक्शन इनकर हो जाए हम तो रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो सेटल हुई है चाहे सेटल नहीं हुई। उधार पे सेल हुई हम तो रिकॉर्ड कर देंगे, उधार पे माल परचेज हुआ हम तो रिकॉर्ड कर देंगे। सैलरी, बंदे से काम करवा लिया, चाहे अभी सैलरी नहीं भी पे करी, हम तो आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। ये तीसरा असम्पशन है, चेक करो। फिर दुनिया भर के और प्रिंसिपल हैं। अच्छा एक बात बता दूं, ये भी अलग चैप्टर है, अगर आपको ध्यान हो। बुक में अगर आप देखोगे, कौन सा चैप्टर देखो, ये किताब में ये आपका चैप्टर है यूनिट नंबर कौन सा? यूनिट 2 है क्या? देख लेना कौन सा है यार। हाँ, किस नाम से है ये? चैप्टर 1 यूनिट 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल, ये वाला। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। ये और कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, बिजनेस एंटिटी, ये तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि भाई जब भी अकाउंटिंग करनी है ये मान के करो कि बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है, दे बोथ आर डिफरेंट। इसकी कुछ एप्लीकेशन देखना। सोचो
बिजनेस किसका? मालिक का। कैपिटल किसकी? मालिक की। तो एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं, मैं अपने ही बिजनेस में पैसे डाल रहा हूं यार, क्या एंट्री डालनी है? डालनी पड़ेगी। कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, क्योंकि शुरू से ही क्या सीखना है? बिजनेस अलग और बिजनेस का मालिक अलग। जो मालिक पैसे लेकर आए ना वो भी देनदारी है, इसे इंटरनल लायबिलिटी बोलते हो आप बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बताओ क्या पर्सनल ट्रांजैक्शंस आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो? नहीं, अलग अलग है। तीसरा, बताओ ये क्या प्रॉफिट अपोर्शन टू ओनर? एनीबॉडी? प्रॉफिट अपोर्शन टू ओनर का मतलब क्या हुआ? बड़ा प्यारा पॉइंट है, डिविडेंड। सोचो, जो प्रॉफिट ओनर को पोर्शन कर दिया, प्रॉफिट का वो हिस्सा कि ओनर तेरे को दे रहा हूं, डिविडेंड है। और एक बात सुनना, सुन के आपको अच्छा लगेगा, क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे टी फॉर्म बैलेंस शीट आपको बना के दिखाऊं बचपन वाली, बोलो रिजर्व्स में से आप डिविडेंड देते हो ना? जो प्रॉफिट हो उसमें से डिविडेंड देते हो? जब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे वो रिजर्व्स में पड़ा है। आपको पता है जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है 30 डेज के अंदर अंदर पे करो डिविडेंड ओनर का। यानी रिजर्व्स में से निकलकर एक अलग से करंट लायबिलिटी बन जाती है डिविडेंड पेबल के नाम से। करंट लायबिलिटी बनाने का मतलब क्या है? ये भी वही एप्लीकेशन है, बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। जो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हाउ कैन यू शो इट इन रिजर्व्स? करंट लायबिलिटी बनती है साथ की साथ, क्योंकि कितने दिन में पे करनी होती है? 30 डेज। मतलब आपको ना फाउंडेशन लेवल पे ये चीज समझनी चाहिए, एक आइटम को करंट की तरह दिखाना है कि नॉन करंट की तरह दिखाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के अंदर। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासिफिकेशन से यूजर इंटरप्रेट करता है ना कि ये क्या है। बताओ, रिजर्व पैसा वही है, रिजर्व्स में पड़ा है तो मतलब वो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर वो रिजर्व से निकल के डिविडेंड में आ गया, उसी टाइम उसे क्या बनाना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी। ये भी किसकी एप्लीकेशन है बोलो? बिजनेस एंटिटी। चेक करो, तीसरी एप्लीकेशन की आपको क्लियर है? हां के ना? मनी मेजरमेंट। ये क्या बोलता है भाई? सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन बड़ी खतरनाक है। अच्छा, मनी का मतलब क्या है? करेंसी। करेंसी कौन सी? रूलिंग कंट्री, यानी जहां पे आप अकाउंट्स बना रहे हो। मेरे को ये बताओ, अगर आप इंडिया में बैलेंस शीट बना रहे हो लेकिन बना रहे हो एक्सपोर्टर की, सारा काम उसका एक्सपोर्ट होता है, इसे बोलते हैं 100% ईओयू, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। सारा काम एक्सपोर्ट का है, सारे पैसे डॉलरों में आते हैं। बताओ बैलेंस शीट रुपयों में बनाओगे या डॉलरों में? रुपयों में, क्योंकि इंडिया में बैठ के काम कर रहा है। भले ही काम सारा फॉरेन से रिलेटेड है, फिर वहीं करे। अगर उस करेंसी में बनानी है बैलेंस शीट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसका बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन क्या है? क्वालिटेटिव एलिमेंट आप सारे इग्नोर कर देते हो। मैं क्लास में पूछता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, शायद पूछा होगा बिलास सर ने भी, कि इस क्लास में आपको एसेट कौन कौन से नजर आ रहे हैं? पूछा है? फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, ये सब सारे दुनिया भर के नाम ले लेता बच्चा, टीचर नहीं दिखता बच्चे को। बच्चे को टीचर नहीं दिखता। बच्चा इसलिए आता है ना यहां पे क्योंकि दीवारें हैं, क्योंकि यहां बेंच लगे हुए हैं, इसलिए बच्चा आता है। क्या सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया टीचर ही है। टीचर अच्छा टीच कर रहे हैं तो बच्चा आ रहा है। पर आपको पता है जीके इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट में टीचर नाम का कोई एसेट नहीं है। मनी में कैसे मेजर करोगे? सर सैलरी, तो सैलरी तो P&L में जाती है ना, एसेट में नहीं दिखता। सिंसियरिटी ऑफ योर एम्प्लॉइज, लॉयल्टी ऑफ योर कस्टमर, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, कुछ नहीं दिखता बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे बड़ी आलोचना इस प्रिंसिपल की। पढ़ के देखो, क्या आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ रही है? एक इसमें छोटा छोटा ट्रू फॉल्स आ जाता है, आपने देखा ये ट्रू फॉल्स आते हैं शुरू वाले क्वेश्चन में। तो दो प्रिंसिपल के नाम लिखेगा उल्टे सीधे और बोलेगा दे आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑन विच अदर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हिंज। खतरनाक सी इंग्लिश की लाइन है स्टडी मैट में, रट्टा मार लो कि यही दो वो प्रिंसिपल हैं जिनको ये वो बोलता है कि ये बेस हैं। पता लगे वो बोलते हैं एक्रूअल और गोइंग कंसर्न, आपको तो वो भी पढ़ने में अच्छा लगेंगे। क्या है तो अच्छा लग रहा है यार, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूअल। क्या आएगा आंसर में बोलो? मनी मेजरमेंट एंड एंटिटी। तो मेरा ख्याल आज एक काम करना, आप साइड बाय साइड ना ये चैप्टर भी स्टार्ट कर देना घर पे।
देखो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आज तो ना क्या था 10 मिनट रह गए थे, मैंने कहा चलो करवा देता हूं, पर कल मैं ज्यादा टाइम इस चैप्टर पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि उन चैप्टर्स को हम ज्यादा उठाएंगे जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काफी है आज के लिए, बहुत है, ठीक है जी, कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।